नमस्कार दोस्तों। जब करप्शन सिस्टम का हिस्सा बन जाए तो मान लीजिए राजा ईमानदार लगने ही लगेगा, और अगर सिस्टम ऑर्गेनाइज क्राइम के तौर पर काम करने लगे तो फिर उस ईमानदार राजा का कोई विकल्प आपको कतई और कभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो तमाम संस्थान जो संविधान से बंधे होते हैं, नागरिकों के हक के लिए उन्हें काम करना पड़ता है, वह सब संवेदन शून्य हो जाते हैं। उनके पास कोई जानकारी नहीं होती और वो खुले तौर पर इसका इजहार करने से भी नहीं कतराते हैं। और शायद इसीलिए ऐसे राजाओं का कोई विकल्प आपको कभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर अगर सरकार यह कहती है कि प्रवासी मजदूर कितने मर गए, उसका कोई डाटा उसके पास नहीं है। आप सोच में मत पड़िए, क्योंकि इस देश के भीतर में सीबीआई से डाटा मांगा जाता है कि कितने पॉलिटिशियन, कितने नेता हैं जिसके खिलाफ बीते 6 बरस में आपने कार्रवाई की है। सीबीआई वो डाटा नहीं दे पाती है। आप सीवीसी से पूछते हैं कि कितने नौकरशाह इस देश में भ्रष्टाचार हैं, जो उससे प्रभावित हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो कहता है जानकारी नहीं है। जब शिकायत आती है तो हम कार्रवाई करते हैं, इसके अलावे कोई जानकारी नहीं है। जब आप पूछते हैं यूजीसी से कि आपके पास कोई डाटा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कितना बजट चाहिए और वो कितने बजट की मांग कर रहे हैं, वो कहते हैं कोई जानकारी नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जब आप पूछते हैं आपकी जानकारी में है इस देश के भीतर में जितने भी एलोपैथिक के डॉक्टर हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए ऐसे अस्पतालों में काम कर रहे हैं जो सिर्फ पैसा बटोरने में लगे हैं, या फिर इस देश में हेल्थ सिस्टम प्राइवेट तौर पर कितना महंगा हो गया है, वो बोलते हैं इसकी जानकारी लेना हमारे हिस्से में नहीं आता है। इस देश के किसी वीसी से पूछ लीजिए यूनिवर्सिटी के भीतर में, उसको जानकारी है क्या? जब ऑनलाइन सिस्टम इस देश में चल रहा है, कितने छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर पाने की स्थिति में भी है या नहीं है, कितनों के पास इंटरनेट है या नहीं है, वो कहेगा हमें नहीं पता है। इस देश में जब आप एनसीबी से पूछेंगे कि इस देश के भीतर में कितना नशा हर दिन उपयोग में लाया जाता है, वो गांजा हो सकता है, वो चरस हो सकता है, वह अफीम हो सकता है, कोकीन हो सकता है, हीरोइन हो सकता है, वो कहेगा नहीं इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जहां पर इसका प्रयोग होता है हम वहां धड़पकड़ करते हैं। आप सीबीआई ईडी से सवाल करेंगे ये कैसी स्थिति है, जैसे ही आप कार्रवाई करना शुरू करते हैं उन रईसों के खिलाफ जो बैंकों से कर्ज लेते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं, तो कार्रवाई शुरू होने से 24 घंटे पहले वो देश कैसे छोड़ देते हैं? वो कहेंगे हमें नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट से पूछिएगा क्या आपको जानकारी है जिस दौर में नागरिकों के हक जो संविधान द्वारा दिए गए हैं उसको अगर सत्ता ही खारिज कर रही है तो आप क्या करेंगे? वो कहेगा जी नहीं, हम तो सत्ता को कोई नोटिस दे नहीं सकते हैं। और ये होते होते जब चुनाव आयोग तक आप पहुंचिएगा और पूछिएगा क्या उसके जहन में इस बात का भी कोई सवाल उठता है कि वोटर के हक की चिंता भी उसे करनी चाहिए, तो वो कहेगा जी नहीं, हमारा काम तो चुनाव कराना है, चाहे वो कैसी भी अवस्था हो, वोटर की जान जाए महामारी की वजह से या वोटर परेशान हो, उन तमाम वजहों से जिन सब के बावजूद भी चुनाव होने का बात जिक्र इस देश की संसद ने कर दिया है, सत्ता ने कर दिया, तो हमारा काम है चुनाव कराना। दिमाग गायब है, जिम्मेदारी है नहीं, डाटा किसी के पास है नहीं, और यह परिस्थिति बढ़ते 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 जब इस देश की रिजर्व बैंक ये कह दे कि हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया, और टॉप 100 कर्ज लेने वाले लोग जिन्होंने कर्ज लौटाने से इनकार कर दिया और उसको एनपीए में तब्दील करना पड़ा, बैड लोन में तब्दील करना पड़ा, बैंकों ने उसको राइट ऑफ कर दिया, तो आरबीआई कहे हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जिम्मेदारी मुक्त और शायद संविधान से भी मुक्त नागरिकों के हकों को जानने, समझने और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाले दौर में हमें लगता है कि आज जिक्र तो हमें आरबीआई से ही करना चाहिए। जब एक लंबी फहरिस्त है संस्थानों की, किसी के पास कोई जानकारी नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और तो और इस पूरी प्रक्रिया में वो तमाम संस्थान जो इससे पहले जिम्मेदारी लेते भी थे अब नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके मतलब मायने क्या होंगे? शुरुआत हमको लगता है आज आरबीआई से करनी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक कलकत्ता के एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनका नाम है विश्वनाथ गोस्वामी। उन्होंने एक आरटीआई डाली और पूछा कि इस देश के भीतर में बैंकों से जो टॉप मोस्ट 100 कर्जदार है
उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? तो आरबीआई का जवाब आरटीआई के जरिए आया, हमें जानकारी नहीं है। ये कल्पना के परे है कि आरबीआई ही नहीं जानती है कि देश के नेशनलाइज्ड बैंकों ने जिनको कर्ज दे दिया, जिन्होंने कर्ज नहीं लौटाया, वो कर्ज एनपीए में तब्दील हो गया, उसको बैंक के बुक से हटाना पड़ा, राइट ऑफ करना पड़ा, उसे नहीं पता है। ये इस देश की आरबीआई का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में जानकारी आई कि जो टॉप 50 है उसके बारे में तो बता दीजिए कि कितना आपने माफ करवा दिया है। तो पता चला 68,600 करोड़ रुपए उनका माफ कर दिया गया, यानी हर के हिस्से में लगभग 1,372 करोड़ रुपए आए और एवरेज इतने पैसे लेके वो चले गए, लौटाया किसी ने नहीं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जिम्मेदारी मुक्त इस देश की स्थिति और सिस्टम उचला है। इतना ही नहीं, बैंक से पूछा गया ये जो राइट ऑफ किया जाता है इसका मतलब क्या है। दूसरी बात, वेव ऑफ किया जाता है इसका मतलब, क्योंकि ये सवाल बार बार उठता है कि राइट ऑफ का मतलब क्या है, वेव ऑफ का मतलब क्या है। राइट ऑफ की डेफिनेशन ये है कि बैंक जो होती है क्लीन देयर बैड लोन्स फ्रॉम देयर बैलेंस शीट्स, वहां से वो बैलेंस शीट से हटा देते हैं उसको, लेकिन वो स्टिल अपना काम करते रहते हैं उस पैसे को वापस लाने के लिए, उसको राइट ऑफ कहते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक से पूछा गया, रिजर्व बैंक ने कहा हमारे पास राइट ऑफ और वेव ऑफ के लिए कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। तो जो लोग इस बात को लेकर सवाल उठाते हैं कि पैसा माफ कर दिया गया है या बैंक के बुक से हटा दिया गया है, मत फंसिएगा इसमें। वो कुल मिला के पैसा दे दिया जाता है कर्जदारों को और वापस नहीं लिया जाता है, ये एक फैक्ट है इसका। और इन सब के बीच में हमें लगा कि अब बैंक दर बैंक परिस्थिति जाननी शुरू की जाए, तो एक दूसरे शख्स निकले, विवेक वालंकर, ये पुणे के रहने वाले हैं और वहां पर सजग नागरिक मंच चलाते हैं। इन्होंने भी एक आरटीआई दाखिल की और बैंक से जानना चाहा कि क्या वाकई इतना पैसा जो लिया जा रहा है इस दौर में बढ़ोतरी हो गई है या पहले भी लिया जाता था। कोई आंकड़ा दे सकते हैं आप पिछले 10 साल का? कुछ भी आंकड़ा आपके निकल कर आएगा, साल दर साल निकल कर आएगा। कुछ आंकड़े निकल कर आए जो बेहद चौंकाने वाले हैं और मौजूदा सरकार ने किस तरीके से बैंकिंग सेवा के भीतर में मेस फैला दिया है, जनता के पैसे को किस रूप में बांटा गया है और इसी दौर में कैसे बढ़ोतरी हुई है। हमने रैंडमली 3 तरह के बैंक लिए। पहला पीएनबी। पीएनबी को लेने का मतलब यह था कि वहीं से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने बैंक को चूना लगाया था। यह चूना लगाने की रकम जो थी 11,356 करोड़ थी और यह जब चूना लगाया गया था बैंक को, वह साल 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर में यह पूरा मामला सामने आया था। तो जाहिर है जब पूरा मामला सामने आ गया तो उसके बाद एक सवाल होता है, चलिए ये भाग गए, इसके बाद तो चीजें संभल गई होंगी, संभलने की कोशिश की गई होगी, सरकार ने कुछ बंदिशें लगाई होगी, क्योंकि मेहुल चौकसी भी भाग गए, नीरव मोदी भी भाग गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भाग जाते हैं और उसी समय भागते हैं जैसे ही सीबीआई और ईडी सक्रिय होती है। लेकिन जिम्मेदारी मुक्त या सिस्टम का हिस्सा करप्शन कैसे है, इसको जरा समझिए। पीएनबी ने जो डाटा दिया वो बड़ा शानदार डाटा है। 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में 11,485 करोड़ रुपए उसने राइट ऑफ किए। 2017-18 में 7,947 करोड़ रुपए उसने राइट ऑफ किए। कमोवेश कम है, लेकिन 18-19 में वो 11,557 करोड़ हो गया। 19-20 में बढ़कर ये 13,574 करोड़ हो गया। देखिए लगातार बढ़ा है। और इसके एवज में जो वसूली होती है वो बड़ी कम वसूली होती है। जैसे पिछले साल वसूली कर पाए सिर्फ 3,781 करोड़ रुपए, लेकिन दे दिया था 13,574 करोड़ रुपए। ये तो एक हिस्सा है। उसके बाद एक दूसरा सवाल आया कि जो लोग 100 करोड़ से ज्यादा बैंकों से पैसा ले लेते हैं, उनसे अब वसूल भी कर पाते हैं या नहीं, और नहीं कर पाते हैं तो वो कितना लेके भाग जाते हैं और हर बरस कितना लेकर भागे हैं। तो इसका भी 2016 से एक आंकड़ा दिया गया पीएनबी के जरिए, पंजाब नेशनल बैंक के जरिए। उन्होंने बताया कि 2016-17 में लगभग 7,145 करोड़ रुपए हमने दे दिए थे 100 करोड़ से ज्यादा जिन्होंने लोन लिया, लौटाया नहीं, वसूल कर पाए सिर्फ 2,664 करोड़ रुपए। 2017-18 में ये बढ़ गया, 4,867 करोड़ हो गया, वसूल कर पाए सिर्फ 383 करोड़ रुपए। 2019 में ये और बढ़ गया, ये बढ़कर हो गया 9,886 करोड़ रुपए, वसूल कर पाए सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए। 19-20 में ये और बढ़ गया और ये हो गया 10,098 करोड़ रुपए, वसूल का कोई मतलब नहीं बचा।
लगातार पैसा बढ़ते जा रहा है, जो 100 करोड़ से ज्यादा लेते हैं, यानी बंदिश नहीं है। पैसा वो नहीं लौटाते हैं तो फिर वो एनपीए में चला जाएगा, बैड लोन में चला जाएगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, वेव ऑफ करना पड़ेगा, कोई लैंग्वेज ले लीजिए, लेकिन उनकी तादाद संख्या अकाउंट वाइज और पैसे वाइज बढ़ रही है। ये बहुत साफ बैलेंस शीट पीएनबी की दिखाई देती है। लेकिन पीएनबी से पूछा गया पहले भी तो ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं है 2016 से। उन्होंने बोला नहीं होता था। तो पूछा गया कितना होता था, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि 2016 से 2020 तक यानी इन 4 बरस में अगर 44,565 रुपए हमको राइट ऑफ करने पड़े तो उससे पहले के 4 साल यानी 2012, 13, 14, 15 इन 4 साल में लगभग 17,000 करने पड़े राइट ऑफ। उसमें भी जब हमने एक लकीर खींची तो पता चला कि इस दौर में यानी 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद से लगभग 54,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ करने पड़े पीएनबी को, सिर्फ अपने बैंक से। उससे पहले के 2 साल में एवरेज जो आता है वो लगभग 3,500-4 हजार हर साल का आता है। यानी उस दौर में जब मनमोहन सिंह थे उस समय कम स्थिति थी, बहुत ही कम स्थिति थी, क्योंकि 3,500 अगर है उस समय बन रहा है तो यहां आते आते तो लगभग स्थिति और विकट हो गई, वो 10,000 के लगभग आ गया। और इसी दौर में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी सरीखे लोग पैसा लेकर चले जाते हैं। एक सवाल आपके जहन में होना चाहिए, पैसा क्या करते हैं? क्योंकि नीरव मोदी ने 900 करोड़ का अपनी पत्नी के नाम समुद्र महल खरीदा, बॉम्बे में सी फेस है। इसके अलावा एक लंबी फेरिस्त बताई, ज्वेलरी, पेंटिंग, रियल एस्टेट, विंड पावर प्लांट, सोलर प्लांट, ये सारे अलग अलग स्टेट्स में लिए गए, इनकी जब्ती की गई, लेकिन उतना पैसा नहीं आ पाया। ये पहले राउंड का हिस्सा है। दूसरा, हमको लगा सरकार एक आईडीबीआई बैंक को लगातार प्राइवेट सेक्टर के हिस्से में बेच रही है, उसमें किस रूप में काम किया गया है। उसकी जब चीज सामने आई, जो निकल कर आरटीआई के जरिए निकल कर आई, जो विवेक वालंकर पुणे के हैं उन्होंने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक ये हर साल लगातार बढ़ते गया है और बढ़ते बढ़ते स्थिति नाजुक हो गई है। आईडीबीआई की स्थिति 2013-14 में 1,392 करोड़ रुपए वह राइट ऑफ करती है अपने अकाउंट से। 14-15 में कुछ बढ़ती है, 1,608 करोड़ रुपए करती है। लेकिन उसके बाद देखिए रफ्तार, 2015-16 में तो कमाल 5,486, यानी लगभग 5 गुना ज्यादा। फिर आते हैं तो फिर 16-17 में कुछ कम होता है, 2,864 करोड़ रुपए, लेकिन उसके बाद 6 गुना ज्यादा, 12,514 करोड़ रुपए राइट ऑफ करती है 17-18 में। 18-19 में 15,918 करोड़ रुपए करती है। और इन सब के बीच देश की इकोनॉमी डावाडोल, आईडीबीआई प्राइवेट हाथों में देने की बात, शेयर्स बेचे जाते हैं तो घपला रुकम आता है और 5,935 रुपए ही राइट ऑफ करते हैं। यह स्थिति है बैंकों की। इसमें हमको लगता है एक बैंक का और नाम लेना चाहिए, हम एसबीआई का जिक्र आपसे करें उससे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चूंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 11, 12, 13 में देखिएगा तो एक भी पैसा उसने राइट ऑफ नहीं किया, जीरो है, माने सब चीजें ठीक चल रही है। लेकिन पता नहीं क्यों उसके बाद से स्थिति थोड़ी बिगड़नी शुरू करती है। 14 और 15 में भी जीरो रहता है, लेकिन 16 से कमाल की रफ्तार है। 2016 में 466 करोड़ रुपए, 2017-18 में 1,024 करोड़ रुपए, 2018-19 में 2,096 करोड़ रुपए, 2019-20 में 3,539 करोड़ रुपए। ये कर्ज दे दिए गए, लिए गए, यानी हर बैंक को धीरे धीरे कंगाल बनाना का कौन रहा है और उस कंगाल बनाने के लोगों के पीछे कौन खड़ा है, इसकी जानकारी भी अपने तौर पर जो कलकत्ता के विश्वनाथ गोस्वामी है वो भी मांगना चाहते थे कि आप जानकारी तो दीजिए जिससे हम पता लगा पाए कि इनके पीछे कहीं पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही है, पॉलिटिशियंस का हाथ तो नहीं है। उन्होंने नहीं बताया। हमने अपने तौर पर चीजें जब निकालनी शुरू की, हम एसबीआई पर आए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने सबसे ज्यादा राइट ऑफ किया है बीते 8 बरस में 1,23,000 करोड़ रुपए। लेकिन जानकारी होनी चाहिए वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है। सोचिए जरा, अनिल अंबानी कहते हैं कि पत्नी के गहने बेचकर उनका घर चल रहा है और घर वाले ही उनको चला पा रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो हमने सोचा कि उन्होंने बैंकों से तो बहुत कर्जे लिए होंगे। 2 नाम आपको बताते हैं। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो एक लिहाज से शिपिंग, बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्री में, इसके शिपयार्ड भी जो पिपलव गुजरात है वहां पर भी काम होता था, उसने 1,819 करोड़ रुपए लिए, लेकिन पैसा जो रिकवरी हो पाई सिर्फ 32 करोड़ रुपए।
इसके अलावा इनको न्यूज चैनल लाने का भी शौक था, तो ये कम्युनिकेशन में गए अनिल अंबानी साहब। इन्होंने एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड बनाया, 1132 करोड़ रुपए वहां भी लोन लिए गए, लेकिन वह भी वहां पर नील रिकवरी हुई और लौटा पाने की स्थिति में आए नहीं। चैनल भी उनको बेचना पड़ा, या बिक गया या खाली हो गया, स्थिति आ गई। लेकिन एक फहरिस्त देखिए, ये तो मान लीजिए फिर भी 1000 के रेंज में है, लेकिन इस देश के भीतर में महान महान लोग हैं। आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, मालिकों का नाम आप खोजिए और समझना शुरू कीजिएगा इस देश में कौन लोग हैं। इसमें अगर आपको जोड़ने का मौका मिले तो कभी यह भी जोड़ लीजिएगा, जिन कंपनीज का हम नाम ले रहे हैं उनके मालिक कौन हैं, और उन मालिकों ने इलेक्शन बॉन्ड कितना खरीदा, उन मालिकों ने कितना पॉलिटिकल फंडिंग की पॉलिटिकल पार्टी को, यह भी आपको हिसाब किताब मिल जाएगा अगर आप कंप्यूटर पर बैठिएगा और सिर्फ टाइप करना शुरू कर दीजिएगा। आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड 8098 करोड़ रुपए इसके राइट ऑफ करने पड़ गए, ये कर्ज लिया गया था। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4477 करोड़ रुपए। श्री महालक्ष्मी कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3087 करोड़, ये बैंकों से लिया गया पैसा है जो लौटाया नहीं गया। भूषण पावर 7705 करोड़। एथीना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड 2308 करोड़। वीएमसी सिस्टम लिमिटेड 2192 करोड़। कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 2170 करोड़। प्रयागराज पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1973 करोड़। कमाल है, ये पूरी फेरिस्त जो हम आपको बतला रहे हैं ये 1-1.5 करोड़ से ऊपर की है। जेट एयरवेज 1574 करोड़ रुपए, इनसे भी रिकवरी निल है, लेकिन इन्होंने ले लिया पैसा। वीएनआर इंफ्रास्ट्रक्चर 1605 करोड़ रुपए, रिकवरी निल है। पेरेंटल ड्रग इंडिया लिमिटेड 1643 करोड़ रुपए, रिकवरी निल है। इसका दूसरा सच यह है कि इसमें से बहुत सारी कंपनियों ने, जो कंपनियों की फहरिस्त है वो लगभग 75 कंपनी, हमने तो आपको बहुत कम कंपनियों के नाम बताए। उन कंपनियों में से बहुत सारी कंपनियों ने इस दौर में अपने आप को दिवालिया घोषित किया, लेकिन सरकार ने कहा कि ये बड़ा क्राइसिस का वक्त है तो आप दिवालिया खुद को घोषित नहीं करें, और हम भी नहीं करेंगे, आप कंपनी को चलाना शुरू कीजिए। क्योंकि दिवालिया घोषित करने का मतलब है बोली लगेगी, बोली लगने का मतलब है कोई दूसरा खरीदेगा, दूसरा खरीदकर उसको चलाएगा, मुनाफा कमाएगा, और यहां रिकवरी पूरी नहीं हो पाएगी। इसके लिए एक नाम आपको लेते हैं, रुचि सोया। रुचि सोया को बाबा रामदेव की कंपनी ने खरीद लिया, लेकिन रुचि सोया जब नहीं खरीदा था उस समय उसने 776 करोड़ रुपए लोन लिए थे, और वो निल, उसमें कोई भी रिकवरी हो नहीं पाई, घाटे में चला गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया, फिर उसको खरीद लिया गया, वो मुनाफे में है। तो ये कमाल की प्रक्रिया है। जब हमने उसको आकलन किया तो हमें पता चला कि जो 100 कंपनियों को हमने निकाला, उस 100 कंपनियों में से लगभग 50 कंपनियां ऐसी हैं जो बिक गई और बिकने के बाद मुनाफा दे रही है। बिकने से पहले वो घाटे में क्यों थी? इसलिए घाटे में थी क्योंकि उन्होंने बैंकों से लोन लिया था, और बैंकों को लोन नहीं लौटाना पड़े इसीलिए खुद को दिवालिया घोषित कर दिया गया। ये कमाल की फिलॉसफी है जो इस देश के भीतर में अपने तरीके से चलती है। और जब आप एसबीआई पर आएंगे, एसबीआई का डाटा भी बड़ा शानदार है, क्योंकि 2012-13 में इसके जो राइट ऑफ किया था इसने, वो सिर्फ 1345 करोड़ रुपए था। 2012-13 का जिक्र कर रहे हैं। 2013-14 आइए, आखिरी मनमोहन सिंह काल, 3248 करोड़ रुपए इसने राइट ऑफ किए थे। उसके बाद आप रफ्तार देखिए। एसबीआई देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक, तमाम शाखाएं, तमाम कर्मचारी, तमाम लोगों के बैंक अकाउंट वहीं खुलते हैं। जनधन सबसे ज्यादा वहीं पर खुला, वहीं से कर्ज दिया जाता है, वहीं से किसानों के खाते में पैसा, सब कुछ वहीं से होता है। लेकिन 2014 के बाद राइट ऑफ करने की स्थिति, कर्ज देकर पैसा ना ले पाना और उसके बाद उसको बैड लोन की स्थिति में भी कन्वर्ट कर देना, क्या थी संख्या? 2014-15 5630 करोड़ रुपए, 15-16 8461 करोड़ रुपए, 16-17 13587 करोड़ रुपए, 17-18 17548 करोड़ रुपए, 18-19 27225 करोड़ रुपए। स्थिति कंगाल वाली हो गई। इसीलिए पिछले साल सिर्फ 14000 करोड़ ही राइट ऑफ किया गया, क्योंकि उसके बाद चीजें रुक भी गई। इकोनॉमी कैसे खोखली कर दी गई है, और सिस्टम जो चलाया जाता है उस खोखलेपन को लगातार
और खोखला कैसे किया जाए, और इस देश के भीतर में कोई सिस्टम अगर काम नहीं करेगा तो वो तमाम इंस्टीट्यूशंस, जो ब्यूरोक्रेट काम कर रहा है उसको पता है, अगर उसको 1 तारीख को पेमेंट नहीं मिलेगा तो हाहाकार मचा देगा, और अगर उनका पेमेंट रुकने लगा, पेंशनधारियों का पेमेंट रुकने लगा, सरकारी कर्मचारियों का पेमेंट रुकने लगा, तो स्थिति इस देश की नाजुक हो जाएगी। तो वह सरकार के हर काम में बोलेंगे वाह सरकार वाह, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें लगता है कि ये सारी चीजें एक सिस्टम का हिस्सा हो गई है। इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि हम जब एक सिस्टम के दायरे में आ जाते हैं तब वो सिस्टम ही करप्ट हो जाता है। और उसमें आखिरी हमको लगता है ऐलान ये बता देना चाहिए, जैसे सीएजी है, सीएजी ने ही 2G स्कैम को पकड़ा था, सीएजी ने ही कोयला घोटाले को पकड़ा था, वो तमाम चाहे वो आदर्श घोटाला हो उसको भी उसी ने पकड़ा था, कॉमनवेल्थ हो रहा था सीएजी ने ही डाटा दिए थे। लेकिन पता नहीं क्यों 2014 के बाद से सीएजी सब भूल गई। अब वो किसी मंत्रालय का डाटा नहीं देती है, कुछ जानकारी नहीं दे पाती है। जानकारी कैसी देती है सीएजी? अभी हाल में मुर्मू साहब, उनके सीएजी नए भारत सरकार के हुए हैं, जो इससे पहले जम्मू कश्मीर में थे, जम्मू कश्मीर से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में दिल्ली में थे, उससे पहले गुजरात में थे और गुजरात कैडर के हैं। अभी वो सीएजी है। वो क्या जानकारी देती है देखिए, जो पार्लियामेंट में आखिरी रखा गया, बोला गया आईटी अधिकारी जो है वो सैलरी वाले टैक्स पेयर को हैरास ना करें, हैरास करते हैं। सीएजी का ये काम है। सोचना शुरू कीजिएगा, स्कूलों में जो टॉयलेट बनाया जाता है पीएसयूज के जरिए, जो उसका जो सीएसआर फंड होता है, वो स्कूल में टॉयलेट ठीक नहीं बन रहा है। 40% में टॉयलेट नहीं बना है, 75% में पानी नहीं आता है, 55% में हैंड वॉश की फैसिलिटी नहीं है, 30% स्कूलों में साबुन नहीं है। ये सब बता रहा है। एक जानकारी दी कि हाँ, जीएसटी का जो इस्तेमाल था पैसे का, वो पब्लिक फंड की जगह सीएफआई में कर दिया गया, लेकिन इसके अलावा कोई जानकारी नहीं। यानी इस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार लेट हो रहा है, सीएजी नहीं बताएगा। इस दौर के भीतर में चाहे वो राफेल की खरीदारी हो या कोई भी बड़ी खरीदारी हो, सीएजी नहीं बताएगा। मंत्रालयों द्वारा जो खास तौर से इस देश में अलग अलग दिशा में चले जाए, चाहे वो सड़कों पे काम हो, रेलवे का काम हो, चाहे वो एयरपोर्ट का काम हो, कोई जानकारी नहीं। हाँ, उसने ये जरूर कहा कि एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू में जो आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप ठीक नहीं करते हैं। ये कहने की हिम्मत वो नहीं कर पाई कि जो पीएसयूज का जो जिक्र आप कर रहे हैं, इतनी बड़ी रकम का जिक्र करते हैं, इतने शेयर बेच देंगे, उससे ज्यादा तो वो कमा रहा है। लेकिन सीएजी ने यह भी नहीं बताया। तो आपके सामने इंस्टीट्यूशन की फेरिस्त बहुत साफ है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीवीसी हो, चाहे सीएजी हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे आईएमए हो, चाहे अपने तौर पर इस देश में एनसीबी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। हर कोई जिम्मेदारी से अगर मुक्त है तो फिर राजा ईमानदार लगेगा ही। और इसीलिए जब सिस्टम ही करप्ट हो जाए या करप्शन ही सिस्टम का हिस्सा बन जाए तो उस राजा का कोई विकल्प किसी के पास नहीं होता है। सचेत रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।